अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफाक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में कुछ रैंडम टॉपिक्स को कवर करूंगा, लेकिन असल मौजू से होते हुए। और आप असल मौजू को जानते हैं, जो लोग पहले भी मेरे पेज को लाइक कर चुके हैं उन्होंने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी होंगी कि मेरा जो असल मौजू है वो नहरी निज़ाम के हवाले से है और यहाँ के अहले इलाका की मुश्किलात के हवाले से। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप फैक्ट या हकायक को सुनेंगे नहीं, आपको इस चीज़ का अदराक ही नहीं हो पाएगा कि हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं। देखिए, मैं खुद एक किसान हूँ, तो मैं अपने इलाके के छोटे किसानों की तर्जुमानी करते हुए कहूँगा कि देखिए, किसान के लिए लड़ें, लड़ नहीं सकते तो लिखें, लिख नहीं सकते तो बोलें, और बोल नहीं सकते तो साथ दें। साथ भी नहीं दे सकते तो जो लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी मदद करें। और अगर आप मदद भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनके हौसले को मत गिरने दें। देखिए, वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुछ मेरे पास मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, इतला है, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। देखिए, ये कोई इतना लंबा चौड़ा मेरा नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इतला है जो वो पहुँच जाती है, क्योंकि ये एक छोटा सा एरिया। तो जो मेरे पास इतला पहुंची है उसके मुताबिक ये है कि चीफ ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने ओवरसीर तारक साहब को सस्पेंड किया था 193 मेंढर की टेल पर आकर सूरत हाल को देखते हुए, तो वो माशाल्लाह ओवरसीर साहब हैं जो वो कोर्ट से स्टे लेकर आ चुके हैं और अपनी पोस्ट पर दोबारा बहाल कर दिए गए। तो चीफ ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट बहावलपुर को जिस हद तक इख्तियार है वो सब आपके सामने है। मेरी समझ से बालातर है कि बाद चीफ ऑफ इरिगेशन के ऑर्डर्स को देखिए विद इन 2 डेज में चैलेंज करके स्टे भी हासिल कर लिया गया और पोस्ट को बहाल भी कर दिया गया। इस पर तो सिर्फ 4 मिसरे कहूँगा, और वही 4 मिसरे मेरी बात को मुकम्मल तर्जुमानी उस बात की कर देंगे कि जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, बुझाने वाले जलाने वाले सब एक निकले। हराम के रिज्क में कोई इम्तियाज़ कैसा, हराम के रिज्क में कोई इम्तियाज़ कैसा, कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। और हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, और हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है कि बचाने वाले गिराने वाले सब एक निकले। चीफ ऑफ इरिगेशन, एससी ऑफ इरिगेशन, आपको भी यहाँ मैं बताता चलूँ कि गूगल पर आपका मोबाइल नंबर है, चीफ इंजीनियर खालिद बशीर ऑफ बहावलपुर। मौसूफ का नंबर यहाँ तो ऑफ आता है या कॉल अटेंड नहीं की जाती क्योंकि इनके नंबर पे मैं कोई 20 से 30 दफ़ा मैंने खुद कॉल की, इन्होंने मेरी कॉल को पिक ही नहीं किया। उसके बाद एससी ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो गूगल पर प्रोवाइड है, आप उस नंबर पर भी कांटेक्ट करके देखें। उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की, लेकिन जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स में होता है वही मेरे साथ हुआ कि उन्होंने मुझे आगे एक रेफरेंस नंबर और दे दिया कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना मसला बता दें, और जो नंबर मुझे प्रोवाइड किया गया उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं अटेंड की। तो देखिए, आप जितने भी डिपार्टमेंट में बैठे लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको सैलरी रियासत इसलिए देती है कि आप हमारे मसाइल सुनें, हमारे सवालात का आप जवाब दें। ये देखिए, आपके अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल आप अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल नहीं कर रहे, मुकम्मल तौर पर नहीं निभा रहे। अब एक और पॉइंट की तरफ अहले इलाका की तवज्जो मैं मबजूल करवा देता हूँ कि कुछ माह पहले चीमा साहब का एक जलसा हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट में छोनावाला में। अहले इलाका इस चीज़ से आशन है, तो जिन लोगों ने उस जलसे में शिरकत की है वो इस चीज़ को बिल्कुल वेरीफाई करेंगे अगर वो सच का साथ देंगे कि चीमा साहब ने एक, बल्कि काफ़ी सारा उनका खिताब था जो उन्होंने हमारी समातों के हवाले किया। वहाँ पर उन्होंने एक जुमला कहा था कि आपकी टेल तक पानी पहुँचाने में मेरा बहुत अमल दखल है, ये अल्फाज था। और कह रहे उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि अगर मैं ये पानी दे सकता हूँ तो मैं इस पानी को ले भी सकता हूँ। बहरहाल ये उनके अल्फाज थे। अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि उस गवर्नमेंट में एक्सियन अच्छा था, ओवरसीर अच्छा था, चीफ अच्छा था, या चीमा साहब आपकी पुरजोर काविश थी। देखिए, अगर आपने इस चीज़ में काविश की है, पुरजोर कोशिशें की हैं, तो हम अहले इलाका आपके इंतहाई मशकूर हैं। बहरहाल पिछले 6 माह से सूरत हाल नहायत तब्ता जा रही है, और ख़ास करके इन 3-4 माह में तो नाकाबिले तलाफ़ी जो नुकसान है वो हमें हो चुके हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमारे इलाके का पानी आपने अपने जो अल्फाज अदा किए हैं कि मैं अगर आपको पानी दे सकता हूँ तो ले भी सकता हूँ, तो इस हवाले से मेरा सवाल ये है कि क्या वो पानी आप अपने हलके में, यानी मेरी मुराद यजमान से, क्या आपने उसे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? क्योंकि 4 दिन कबल मेरा जाना हुआ था यजमान में
और मैं यजमान की नहर के पास से गुजरा हूँ। उस नहर की चौड़ाई है जो विड्थ है वो गालबन 60 से 70 फीट है, और वो नहर है जो ओवरफ्लो थी पानी से, उसके अंदर मुकम्मल पानी का जो लेवल है वो 4/4 था। तो मेरी समझ से बाला तर है कि उस नहर पर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं या वो डैम है उसके पास जो उसकी पानी की रवानगी इस हद तक बेहतर है। यहाँ पर सारी नहर है जो मुराद वो सूखी हुई है, बल्कि हमें जो हमारा अभी इस दौरान जो हमारी टर्न चल रही है, फर्स्ट टर्न आई थी, मैंने तभी वीडियो बनाई थी कि हमारा जो लेवल है फर्स्ट टर्न का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारा अब सेकंड टर्न चल रहा है, तो नहर है जो वो फर्स्ट टर्न के अंदर ही हमारी मुकम्मल है जो वो खुश्क हो चुकी है, सूख चुकी है। तो बहरहाल ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या हमारे इलाके के पानी को आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया या आप अपने इलाके में ले गए। देखिए, हमारी मुखालफत इस चीज़ से नहीं है कि आपकी तरफ पानी है और हमारी तरफ क्यों नहीं है। हमारी मुखालफत इस चीज़ से है कि पानी की मुनसफ़ाना तकसीम होनी चाहिए। आप एक स्पेसिफिक एरिया में, एक मखसूस इलाके में पानी को ले जाकर मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। हमारा सवाल बस इतना से। तो बाकी इरीगेशन डिपार्टमेंट में फिर आपको कहूँगा कि पंजाब में नहरी निज़ाम की मुनसफ़ाना तकसीम आपकी ज़िम्मेदारी है, इसे निभाइए, गरीब किसानों का इस्तेहसाल मत करें। और फिर तारिक बशीर चीमा साहब का एक ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर जो उन्हीं के नाम से मंसूब है, तारिक बशीर चीमा। तो आप लोग उसे विज़िट करके मेरी बात को वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्होंने 3 या 4 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें कुछ अदाद शुमार बताए हैं, कुछ फिगर्स बताए हैं। तो मैंने वहाँ से वो फिगर्स नोट किए हैं, वो फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जिन लोगों ने मेरी बात को वेरीफाई करना है वो उनके चैनल पर जाके उनके उस बयान को सुन सकते हैं। और वो जो फिगर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक सर्वे हुआ है जिसमें 90% किसान वो हैं जिनका ज़रई रकबा 12 एकड़ से कम है। अच्छा, उस 90% में भी अब आप रेशो चेक कर लें, उस 90% में 80% किसान वो हैं जिनके पास 3 से 4 एकड़ रकबा है। अच्छा, तो यानी 10% वो लोग हैं उनके फिगर्स के मुताबिक जो बड़े ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आपके फिगर्स के हिसाब से देखा जाए तो 90% मुल्क की इकॉनमी में छोटे फार्मर का हाथ है, और छोटा फार्मर नहरी निज़ाम के हाथों जलील हो रहा है, फर्टिलाइज़र माफिया के हाथों जलील हो रहा है। और मज़े की बात सुन लें कि गवर्नमेंट ने कल बजट पेश किया है, पीटीआई की गवर्नमेंट में हमारा जो फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स था जो वो 2% था, और जो कल बजट पेश हुआ है उसके अंदर 2% से उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया। तो उसके बाद ये तो हो गया तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से। अब मेरा एक मैसेज है प्राइम मिनिस्टर और सीएम साहब के लिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके पास एमएनए खरीदने के लिए लाखों रुपए हैं, बल्कि लाखों क्या, अरबों रुपए आपने पे किए हैं एमएनए को खरीदने के लिए। तो रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं। तो आप लोग इधर आएँ, इस बैकवर्ड एरिया में यहाँ की सूरत हाल को देखें, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप 2 घंटे यहाँ के गुजार कर देखें ताकि आपको पता चले कि आप किन लोगों के हुक्मरान हैं और यहाँ के लोगों को किन सहूलियात का फुकदान है। क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हुए जो लोग हैं वो इन चीज़ों को आपके पास जाकर उजागर नहीं करते। अगर वो उजागर करते इन मसाइल को तो आज ये नौबत ना आती कि एक आम शहरी को आप तक ये बात पहुँचानी पड़ रही है। बहरहाल, तो मैं बताता हूँ कि देखिए ख़ानदानों की कफालत यहाँ पे किस तरह हो रही है। एक ख़ानदान का कोई भी सरबराह वो यहाँ से फैसलाबाद, लाहौर हसूल रिज़्क़ के लिए जाते हैं, उनके पीछे जो बीवी और उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे तपती धूप में खेतों में काम कर रहे हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कि वो शाम को बैठ कर 2 नवाले रोटी खा सकें। ये यहाँ की सूरत हाल है। ऊपर से आप नहरी निज़ाम को इस कदर आपने अबतर बना दिया कि जो सूरत हाल है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हमें पहुँचा रही है। तो बाकी मरियम औरंगज़ेब का एक बयान आया था, वो सब लोगों ने सुना भी होगा, और उस चीज़ को मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। उन्होंने कहा देखें कि हुकूमत ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ली, ठेका नहीं लिया हुआ कि वो ख़ानदानों की कफालत करें। तो मेरा सवाल मरियम औरंगज़ेब से भी है कि देखिए, एक गरीब से गरीब आदमी भी चीनी, घी और बाकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो किस चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं? वो सिर्फ इसी चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं कि आप उनको रोज़गार मुहैया करें, आप उनके बच्चों के लिए यकसा जो निज़ाम तालीम है उस तक, बाकी उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, और दीगर वसाइल हैं जो उन तक उनकी आसानियाँ हों, वो उनकी पहुँच में हों, उनके दायरा से बाहर ना हों। तो टैक्स तो आपको इस चीज़ का दिया जाता है।
और मज़ीद आपने बजट के अंदर भी टैक्स की जो है वो रेशो काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। तो बाकी आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपकी जो टेक्सटाइल है, आपकी हर फैक्ट्री में अगर मज़दूर काम नहीं करेंगे तो ये जो अशराफिया घी में भीगी हुई रोटी खा रही है ना, मज़दूर की खुश्क रोटी को छीन कर, तो मैं बता दूँ कि ये आपसे भी छीन जाएगी। इवाना